हमारे देश के नेता और अफसर बड़े धन्य हैं, इसलिए कि वो उत्तर प्रदेश में और देश में धर्म की एक सरकार का बड़ा वो झंडा बुलंद करते हैं। लेकिन काम कितने अधर्म वाले होते हैं ये हम आपको इस खबर में बताएंगे। आज बात पावर सेंटर की उस खबर के असर की जो बरेली में एक अवैध स्लाटर हाउस चल रहा था। ये स्लाटर हाउस पहले नगर निगम का था, लेकिन अफसरों ने तिकड़मबाजी करके इसको पीपीपी मॉडल पर एक प्राइवेट आदमी हाजी सुकैल कुरैशी को दे दिया और उसने मारिया एग्रो फ्रोजन फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाकर यहाँ पर धड़ल्ले से जानवरों की अवैध कटान शुरू कर दी। वैसे तो जितने भी स्लाटर हाउस हैं जहाँ जानवर काटे जाते हैं उनको सबको कहा जाता है कि वो भैंस काटते हैं, भैंसा काटते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ये जानता है कि ये स्लाटर हाउस गाय भी काट देते हैं, भैंस के नाम पर कई और चीज़ें भी काटते हैं। लेकिन जब बात करेंगे तो बड़ी आदर्शों वाली बात निकलती है। हमारे यहाँ बात बड़ी धर्म की होती है, अफसर बड़े मानकों की बात करते हैं, लेकिन अधर्म के पैसे से ना तो अफसर को परहेज है और ना तो मंत्री को और नेता को। अब आप देखिए कि बरेली में एक स्लाटर हाउस मानकों का उल्लंघन करके तमाम विसंगतियों पर चल रहा था, लेकिन जब तक सारे अधिकारी जानते थे, हर अधिकारी का अपना अपना शेयर मिलता था, तमाम सारे कई अदृश्य अफसरों के उसमें पैसे लगे हुए हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। बात यह है कि 300 जानवर काटने की क्षमता वाले स्लाटर हाउस में शिकायत हुई कि साहब 600 से 800 जानवर रोज काटे जा रहे हैं और वो धर्मात्मा बने बैठे कि हम कोई गाय बछड़ा नहीं काटते। इसकी जांच करने वाला कौन है? सब उसी में लिप्त हैं। तो आप सोचिए कि जानवर कटवा के पैसा लेने वाले अफसरों का ज़मीर कैसा है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी जो हिंदुत्ववादी छवि है उस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए इस स्लाटर हाउस को बंद करा दिया, सीज करा दिया। प्रदेश के वन और प्रदूषण विभाग के एसीएस हैं मनोज कुमार सिंह, उनकी भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने शिकायतों के आधार पर जो जांच कराई और जो पाया स्लाटर हाउस बंद करके उसके बिजली पानी कटवा दिया। स्लाटर हाउस को लेकर कई बार ये आरोप लगे हैं कि इसमें पूर्व जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश का काफ़ी संरक्षण रहा है, शकील कुरैशी पर उनका हाथ रहा है और पता नहीं क्या क्या उनका रहा है। लेकिन ये स्पष्ट है कि ये स्लाटर हाउस अवैध तरीके से चल रहा था। हाँ, अफसर सब जानकर भी अनजान बने हुए थे। फैक्ट्री मालिक तथ्यों को छुपाकर गलत जानकारी देकर इस तरह के काम करते रहे हैं, हर जगह होता है। लेकिन जब पकड़ा गया, जब जांच हुई, तब खुलासा हुआ। ये खुलासा इस बात का भी है कि कैसे मीट माफिया और अफसरों का गठजोड़ एक सिंडिकेट बनाकर करोड़ों अरबों की कमाई कर रहा है। इस प्रदेश में ऐसे अफसर हैं जो ज़मीर बेचकर, जो जानवर कटवा कर भी कमाई करने में विश्वास रखते हैं। बहरहाल योगी सरकार को इस चीज़ के लिए बहुत आभार होना चाहिए कि जिस तरह से जानवरों की धड़ाधड़ अवैध कटान हो रही थी, सरकार ने उसका संज्ञान लिया और जो मीट के नाम पर करोड़ रुपए की हेरा फेरी और अवैध कमाई हो रही थी उस पर रोक दी। बीजेपी की सरकार में पहले भी ये आरोप रहा कि अफसर मनमानी करते हैं और जब से योगी पार्ट 2 चल रही है इसमें भी कई सारे किस्से आते हैं जो इंगित करते हैं, इशारा करते हैं कि अफसर जहां मौका मिलता है वो हेरा फेरी से बाज नहीं आते हैं और उनकी हेरा फेरी जानकर भी सरकार कई बार कार्रवाई नहीं करती। अफसरों की मनमानी के कई किस्से हैं, किस्से इतने बड़े हैं कि वो कई बार मंत्रियों पर भी भारी हैं, यानी कि मंत्रियों की स्थिति अफसरों के सामने बहुत कमज़ोर है। अब हम आज एक किस्सा लेकर आए हैं आपके सामने पशुपालन विभाग का। पशुपालन विभाग में एक पशुपालन विकास बोर्ड बना जिसमें सीईओ की नियुक्ति होनी थी। इस नियुक्ति को लेकर एक नया बवाल खड़ा हुआ है। बवाल ये है कि बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने
बोर्ड के जो सीईओ की नियुक्ति हुई डॉक्टर नीरज गुप्ता की, उनकी नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं, पक्षपात के आरोप लगाए हैं और उनको अपात्र बताया है। अब वो कैसे? पशुपालन विकास बोर्ड में जो सीईओ हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, उनके लिए बताया जाता है कि एसीएस रजनीश दुबे, जिनका नाम आते ही आप जान जाएंगे, उनकी सब इसके पीछे हाथ है, उनका बर्दाश्त है। जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें 10,000 ग्रेड पे में वो अफसर होना चाहिए, लेकिन नीरज गुप्ता तो सरकारी सेवक थे ही नहीं, वो पार्ले एग्रो इंडस्ट्री में थे, तो वहाँ पर ग्रेड पे कहाँ से मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में? उस योग्यता को वो पूरा नहीं करते। मुंबई से उनको लाकर यूपी में पशुधन विकास बोर्ड का जो पद है उसकी रेवड़ी थमा दी गई। नीरज गुप्ता की नियुक्ति पर बीजेपी के नेता ने सवाल खड़े किए हैं। मंत्री को और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर रजनीश दुबे की अनियमितता के खिलाफ की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। नीरज गुप्ता पर यह आरोप है कि उनकी नियुक्ति अनियमित तरीके से कम योग्यता और कम अनुभव रखने के बावजूद सीईओ पद पर की गई है, जबकि इस पद पर जो कार्य है वो पशु प्रजनन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसका पूरा ढांचा बनाया गया है। कहते हैं कि जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करता वो कैसे सीईओ बन सकता है। जब विज्ञापन निकला था तो उसमें एक शर्त ये भी थी कि जिसके पास वेटनरी की प्रैक्टिस करने का या रिसर्च का 9 साल का अनुभव हो, वही जो है इस पद के अहर्य होगा। लेकिन डॉक्टर गुप्ता चूंकि प्राइवेट सेक्टर में थे, सरकारी अफसर थे नहीं, वो इतनी अहर्ता नहीं रखते, तो वहाँ भी वो फेल कर गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी सीईओ के चयन के लिए, उसने क्या देखा? 25 आवेदन आए थे, मात्र 6 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और पहले से यह तय था कि डॉक्टर नीरज गुप्ता, जिनकी अहर्ता ना हो उसके बावजूद उनको इंटरव्यू में बुलाया गया और उनका चयन भी कर लिया गया। कैसे कर लिया गया? क्योंकि वहाँ पर रजनीश दुबे बैठे थे। एक चर्चा ये भी आ रही है कि रजनीश दुबे ने वो फाइल एपीसी से मंजूरी करा ली, सीईओ की तैनाती में पशुपालन मंत्री की कोई सहमति नहीं ली गई। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कैबिनेट मंत्री के अधिकारों को भी एक चुनौती है, क्योंकि वो विभागों का मुखिया है अपने अपने, और अंतिम मोहर उसकी ही लगनी चाहिए। फिलहाल ये जांच का विषय है और ये बात मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई गई है। बीजेपी की महिला सभा की जिला अध्यक्ष है बाराबंकी की, उनके द्वारा। अब देखना होगा कि सरकार नीरज गुप्ता की इस तैनाती के मामले में क्या कदम उठाती है। संत कबीर नगर में कुछ साल पहले हुए जूता कांड की याद आप लोगों को होगी, जिसमें एक विधायक जी और एक सांसद ने एक दूसरे के ऊपर भरी मीटिंग में खूब जूता बरसा दिया था। ऐसा ही मामला अब उसके पड़ोस के जनपद में माहौल बन रहा है। ये जिला है सिद्धार्थ नगर। जूता कांड की याद अभी लोगों को ताज़ा है। अब सिद्धार्थ नगर में एक साथ 2 मामले आ गए हैं। मामला पहला ये है कि सिद्धार्थ नगर के जो डुमरियागंज है वहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं बीजेपी के ही राघवेंद्र सिंह। उन्होंने खुले मंच से अपनी पार्टी के सांसद जगदम्बा पाल को गद्दार कहा कि वो हम सब विधायकों को हराना चाहते हैं, वो गद्दार हैं। जिस पार्टी में रहे वहाँ गद्दारी की, तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने गद्दारी की। ये मामला खुले मंच से कहा गया है, कहीं कोने में या कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। ये अमरगढ़ महोत्सव चल रहा था, उसका समापन था सिद्धार्थ नगर में, जहां पर विधायक ने खुले मंच से माइक से इस लड़ाई का ऐलान किया। दूसरी ओर सोहरतगढ़ से विधायक हैं विनय वर्मा। उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया। उनका आरोप है कि डीएम संजीव रंजन ने ये विवाद खड़ा किया है और यह विवाद बढ़नी नगर पंचायत में उनकी पत्नी है बबीता वर्मा। उनको पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा, फिर कटा। डीएम कहते हैं कि कोई आदमी बाहर से आके किराए के मकान रहने लगे लेकर, तो क्या हम उसको वहाँ का मतदाता सूची में उसका नाम डाल देंगे? विधायक कहते हैं कि नेपाल के लोग आके यहाँ सिद्धार्थ नगर में मतदाता बने हुए हैं और मैं विधायक हूँ सोहरतगढ़ का,
और मेरी बीवी का नाम नहीं रहेगा मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता। ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। इसलिए दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ एक पूर्व विधायक खुलेआम वर्तमान सांसद को ललकार रहा है, दूसरी तरफ एक विधायक डीएम को ललकार रहा है। यानी सियासत और प्रशासन दोनों में तनातनी तलवार खिंची हुई है। किसी दिन किसी मीटिंग में कोई मुठभेड़ हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर नगर निकाय के चुनाव हैं, मामला गरमाया भी है। अब जब विकापाल के लिए जब राघवेंद्र सिंह खुले मन से बोल रहे हैं तो स्वाभाविक है वो एक टाइम में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सरकार के बड़े करीबी माने जाते हैं। इस बार वो चुनाव हार गए, लेकिन उनका जलवा कोई कम नहीं है राघवेंद्र सिंह का, और ना उनकी बोलने में कोई फर्क आया है। विधायक नहीं है लेकिन मौजूदा सांसद को ललकार रहे हैं। तो बीजेपी में जहां अनुशासन की बात की जाती है, जहां पर दूसरे दलों में कहा जाता है कि उनके यहाँ तमाम अपराधी हैं, तमाम सारे परिवारवाद है, उनके यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं, वहाँ उनके अपने अनुशासित पार्टी में नेता मंचों से अपने लोगों को ललकार रहे हैं। अनुशासन तो पहले संत कबीर नगर में देखा ही गया था। हालांकि उस जूता कांड के बाद वहाँ के सांसद जी की डेथ हो गई, वो बात लोग भूल गए। अब ये ताज़ा के यहाँ माहौल बन रहा है। अब डीएम और विधायक और पूर्व विधायक और सांसद, ये किसी दिन लड़ाई सड़क पर आ सकती है, किसी मीटिंग में भी आ सकती है, और अगर विस्फोट हुआ तो फिर देखिएगा बड़ा रोचक होगा। पावर सेंटर में बात अब यूपी पुलिस के बहुत बड़े बड़े अफसरों की। यूपी पुलिस का सबसे बड़ा विकेट भी गिर गया। एक आदमी जब से कमिश्नरी बनी, लगभग 3 साल एक छत्र उसका राज रहा, और कहा जाता था कि वो सरकार के बड़े भरोसेमंद हैं, बड़े लाडले हैं, लेकिन सरकार ने उनको एक झटके में रातों रात पैदल कर दिया। बात उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की। आलोक सिंह को बीजेपी की सरकार का लाडला अफसर माना जाता है। उनकी सैकड़ों गलतियों पर पर्दा डाला जाता रहा। 3 साल की एक लंबी पारी खेली, लेकिन आखिरकार उन्हें जाना पड़ा। बनारस में जहां पर सतीश गणेश पुलिस कमिश्नर थे, वो भी लाइन हाजिर कर दिए गए। प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र था। 2 दिन पहले उन्होंने ऑपरेशन पाताल लोक के तहत 2 अपराधियों को ढेर किया था, प्रशस्ति पत्र भी मिला था, और थोड़ा से सुकून आया कि चलो अब भी मौका है, सरकार की नज़रों में अपना काम है, प्रशस्ति पत्र भी मिल गया। अब 4-6 महीना तो खींचेगा, लेकिन 2 दिन बीता नहीं, कुर्सी लुढ़क गई। उसके बाद बात आई कि साहब नोएडा में एक छत्रराज चल रहा था साहब का। आपको याद होगा कि भाटी प्रकरण में कैसे नाटकीय ढंग से वहाँ पर आलोक सिंह ने वो पेशी कराई, और उनके तमाम बार कहने के बाद भी उसने अपने मुंह से मास्क नहीं उतारा। लोग चेहरा देखने को तरस गए। तो ये इस तरह की पुलिसिंग वो नोएडा में करके आए, लेकिन जब क्लीन बोल्ड हुए तो उनको एहसास नहीं हुआ कि ये सब कैसे हो गया। हर चीज़ का एक न एक दिन अंत तो होता है, लेकिन अफसरशाही में इस बात को लेकर चर्चा थी कि आलोक सिंह जैसा ताकतवर अफसर, उसको कोई हटा नहीं पाएगा। और इस बात की भी इस बार तारीफ करनी होगी योगी सरकार की, उत्तर प्रदेश के डीजीपी DS चौहान की भी, कि उन्होंने पुलिस कमिश्नरेट की उस एक बहुत बड़ी खामी को खत्म कर दिया, जिसमें सिर्फ ADG ही CP हो सकता था। अब एक रास्ता और खुला IG लोगों के लिए। अब यूपी में 7 पुलिस कमिश्नरेट हो गए। अब IG भी पुलिस आयुक्त बन सकता है, और सरकार ने लखनऊ और कानपुर और प्रधानमंत्री का क्षेत्र बनारस छोड़ के 4 जगहों पर IG रैंक के पुलिस कमिश्नर दिए हैं। एक ये ऐसा प्रयोग है जिसमें एक नौजवान अफसर जिले की कमान को संभालेगा। ADG अमूमन 50 साल की उम्र के बाद लोग बनते हैं। बूढ़ा अफसर से कप्तानी कराने से कोई मज़ा नहीं था। लेकिन एक नाम और हैरान करता है, अशोक मुथा जैन। आपको याद होगा कि अशोक मुथा जैन का नाम उस समय चर्चा में आया जब मुंबई में NCB ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार किया था ड्रग्स के मामले में, और फिर उसी के बाद रिया चक्रवर्ती वाला भी केस आया। इस मामले में अशोक मुथा जैन पर एक्सटॉर्शन के बड़े आरोप लगे। उस समय जैन साहब NCB में उसके मुखिया थे मुंबई में,
लोग कहते हैं कि वो एक दागदार कैरियर लेकर लौटे, लेकिन उनको बहुत बड़ा इनाम यहाँ मिला। अब उनके दाग रिन साबुन से धुले गए कि सर्फ एक्सल से धुले गए, ये धुलने वाले जाने। क्योंकि टीवी के प्रचार में कहा जाता है सर्फ एक्सल में कि साहब दाग बड़े अच्छे हैं, तो अब मुथा जैन का भी दाग अच्छा ही लगा होगा किसी को। लेकिन ये जरूर है कि गाजियाबाद में अजय मिश्रा, आगरा में प्रतिंदर सिंह और प्रयागराज में रमेश शर्मा, ये सरकार की शानदार चॉइस है। तीनों साफ छवि के अफसर हैं। यूपी कैडर में इनके नाम को सम्मान से लिया जाता है। सरकार ने इसके साथ आलोक सिंह के स्थान पर जो महत्वपूर्ण तैनाती की है वो लखनऊ की आईजी रही लक्ष्मी सिंह की। लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की एक ईमानदार और बेहद सुलझी हुई अफसरों में मानी जाती है, और उनके काम को उस समय सरकार ने महसूस किया जब लखीमपुर खीरी में जीप से कुचलकर किसानों की हत्या कर दी गई थी, मौत हो गई थी। उस समय लक्ष्मी सिंह ने बड़ा धैर्य से कैंप करके सरकार की साख को बचाया और कोई बड़ा आंदोलन नहीं होने दिया। वो लगातार तराई के इलाके में कई दिनों तक पड़ी रही, घर परिवार छोड़कर। उनकी मेहनत का सरकार ने उनको इनाम दिया है, नोएडा का पुलिस कमिश्नर बनाकर। वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर भी हैं। सन 2000 बैच की आईपीएस अफसर हैं, लखनऊ में ही पढ़ी लिखी भी हैं। तो स्वाभाविक है कि इस बार वो अपनी छवि से बेहतर न्याय करेंगी नोएडा भी पहुंचकर। जहां एक तरफ धारा एकांकी चल रही थी, वहां पर अब लक्ष्मी सिंह के जाने से उस चीज़ को ब्रेक लगेगा, और निश्चित ही कि अब नोएडा की पुलिसिंग में कुछ आपको नए बदलाव भी देखने को मिलेंगे। आप देखिए कि यूपी पुलिस में अपना चेहरा बदलने की जो एक कोशिश हो रही थी, अगर उसमें किसी को आप श्रेय देंगे तो उसको वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान को इसका श्रेय मिलना चाहिए। क्योंकि जहां पर मीडिया में, जहां पर आम आदमी में जो बातें आती हैं वो सरकार तक पहुंचाना, उसके हर पक्ष को मुख्यमंत्री के सामने रखना, और जो अतीत में हुई कमियां हैं उनको दूर करके उसको बेहतर बनाने का अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है, अगर कोई चीज़ सरकार के सामने आ रही है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। यही तो सरकार का काम है कि जहां पर कमी है, जहां पर ध्यानाकर्षण किया जा रहा है, उस चीज़ पर तुरंत लगाम लगाए, उस कमी को दूर करें। जहां बेईमान और भ्रष्टाचार की शिकायत हो, जहां ऐसे अफसर हों, उनको हटाकर ईमानदार और साफ छवि के लोगों को लाकर रखें। आज उत्तर प्रदेश की सरकार जो ईमानदारी की बातें करती है, उसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। अगर पुलिस बेईमान रही तो सरकार की लाख कोशिशें बेकार चली जाएंगी। इसमें पुलिस का, पुलिस के अफसरों का ईमानदार होना, दिखना, ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको साहित्य की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे। ये लाइनें पढ़े लिखे और सामान्य आदमी, शहर और गांव के अंतर को दर्शाती हैं और सरलता को भी बताती हैं। सुनिएगा। तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है, और तू मेरे गांव को गंवार कहता है। ऐ शहर, मुझे तेरी औकात पता है, तू चुल्लू भर पानी को भी वाटर पार्क कहता है। थक गया है हर शख्स काम करते करते यहाँ, और तू इसे अमीरी का बाजार कहता है। अरे गांव चलो, वक्त ही वक्त है सबके पास, तेरी सारी फुर्सत तो तेरा इतवार कहता है। नमस्कार।